नमस्कार, स्वागत है आज के इंसोलन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक, जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। अपने अर्थ के गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लास्ट के वीडियो में हमने ये सीखा कि पृथ्वी के तल से जब हाइट की ओर जाते हैं या पृथ्वी के डेप्थ में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, और उससे संबंधित हमने कुछ आंकिक प्रश्न भी किए। न्यूमेरिकल प्रश्नों में भी हमने ये सीखा कि कितनी हाइट पर जाने पे कितने % में कमी आती है और कितने डेप्थ में जाने पर कितने % कमी आती है। और हमने ये भी सीखा कि पृथ्वी के सेंटर पे गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है और वहीं पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि ध्रुवों से ध्रुवों के मध्य जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, और वहीं इक्वेटर के रूप में हमने देखा तो वो 6378 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी के पोल और इक्वेटर के बीच में जो रेडियस का डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियस का जो अंतर है, ये हमारे पास 6400 किलोमीटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच। इधर वाली जो थी हमारे पास 6378 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर का लगभग अंतर है। रेडिएशन में चेंज होने से जी के मान में भी चेंज आ जाता है। तो हमने इस प्रकार के कुछ मान पढ़े थे। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, यानी कि चंद्रमा का खुद का अपना ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन कितना है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, हमारा ये है टॉपिक। तो हम ये मान लेते हैं कि माना चंद्रमा का द्रव्यमान mn मान लें, वह त्रिज्या rm मान लें, m फॉर मून। तो त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण gm का जो मान होगा, g चंद्रमा का मास बटा चंद्रमा की रेडियस, सूत्र यही बनेगा जी का। तो सिंपल सा सूत्र है हमारे पास। हम लिख सकते हैं इसमें भी, लेट मास ऑफ मून mm एंड रेडियस इज rm, देन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन gm इज इक्वल टू कैपिटल GMM बटा RM, जहाँ चंद्रमा का द्रव्यमान mm का जो मान होता है 7.34, याद रखें इसको, 7.34 10⁻22 किलोग्राम होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 7.34 10⁻22 किलोग्राम। एंड RM जो है चंद्रमा की वो 1738 किलोमीटर है। इसको मीटर में बदलो भाई, किलोमीटर को मीटर में बदलते 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, यानी कि 1000 मीटर होता है, और 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 3 तो इस किलोमीटर से निकल गए, 1 2 3 ये आ गए, तो 1.378 × 10⁻6 मीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। ये दोनों मान रख दो इधर। जी का मान आप सबको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67। तो GM इज इक्वल टू 6.67 10⁻11। मास कितना है? 7.34 10⁻22 किलोग्राम। और RM का मान कितना है? 1.738 10⁻6 मीटर। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कुछ करोगे, आपको पता है -11 22 को काट देगा तो 11 बचेगा, और 11 फिर 6 से कटेगा तो 5 बचेगा। फिर आप इसमें भाग दे दो,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसका भाग दो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.62 आर स्क्वायर होता है भाई, ध्यान रखें इधर होता है आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर। सूत्र चेक करें बच्चों, जी एम इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद करो जी इज इक्वल टू होता है जी एम बटा आर स्क्वायर होता है अर्थ के लिए, तो यहाँ भी जी एम आर स्क्वायर आना चाहिए। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे 10 की पावर 12 होगी, 12 इसको काटेगी 10, तो -1 बच जाएगी पावर, -1 पावर बचेगी। 11 काटते प्लस के 11 बचे, नीचे 6 की पावर 2 और चल रही है, तो 12 कटेगी तो -1 पावर बच जाएगी ऊपर जाते ही। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.62 सेकंड स्क्वायर। चेक इट। ये जो मान है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं आगे जस्ट, तो अपन कह सकते हैं कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण gm, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का, जिसको हम g कहते हैं, g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बार बार लिखने से याद हो जाएगा। इसका मान हमने अब कितना निकाला है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण gm, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का 1/6 भाग होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर W भार की है, तो इसका चंद्रमा की सतह पर भार W/6 रह जाता है। भार रह जाता है, ध्यान रहे, वेट, मास नहीं रहता। मास तो उतना ही रहता है हर एक बॉडी का, अनवेरिएबल है मास, वेरिएबल नहीं है, रह जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको अंग्रेजों में भाई, एट द सरफेस, इसको लिख दो, एट द सरफेस ऑफ मून द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एट द सरफेस ऑन द मून द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसको हम gm बोलते आए हैं, दैट इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1/6 टाइम्स। याद रखें 1/6 गुना होता है 1.6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन on the surface of earth। सरफेस ऑफ अर्थ पर कितना होता है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी लिख दो। सच दैट इफ ए बॉडी ऑफ वेट W, then W on the surface of
surface of the earth, then its weight at the surface of moon is W/6. ये भी सही बात है, ठीक है। दूसरी एक बात और सुनो, जब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम है तो अगर आप किसी वस्तु को अर्थ की सतह पर ऊपर की तरफ फेंकते हो और वो अगर h हाइट ग्रहण करती है, कितनी हाइट ग्रहण करती है? h हाइट। तो चंद्रमा की सतह पर कितनी हाइट ग्रहण करनी चाहिए? 6h, 6 गुना बढ़ जाएगी। भाई एक्सीलरेशन कम है तो ऊपर की तरफ फेंकेगी पर एक्सीलरेशन कम लगेगा। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। भार कम होता है तो स्पीड भी तो बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर आप सतह पर यहाँ पर अगर आप 1 फुट का जंप ले सकते हो तो चंद्रमा पर उतने ही बल से आप 6 फीट का जंप ले सकते हो। यानी कि अगर आप पृथ्वी की सतह पर कोई एथलीट मान लो 6 फीट का जंप ले सकता है, पृथ्वी की सतह पर हाईएस्ट 6 फीट का जंप ले सकता है कोई अगर धावक, तो वही उतना ही फोर्स अगर चंद्रमा की सतह पर लगाए तो वो 36 फीट का, कितने फीट का? 36 फीट का जंप ले सकता है। एक बात और लिख देते हैं, यदि पृथ्वी की सतह पर u वेग से, किस वेग से फेंकी हमने? u वेग से फेंकी गई वस्तु, ऊपर की ओर फेंकी गई, u वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु यदि h ऊंचाई तक जाती है, h ऊंचाई तक जाती है तो इसी वेग से उस वस्तु को चंद्रमा की सतह पर फेंका जाए, उसी वस्तु को चंद्रमा की सतह पर फेंका जाए तो वह 6h ऊंचाई तक जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी स्वाभाविक बातें हैं। अगर आपने फिजिक्स ले रखी है तो इन चीज़ों का पता रहना चाहिए। इफ ए बॉडी थ्रोन vertically upward on the surface of earth with u velocity and it get h height, then at the surface of moon this body get 6h height when it throw with u velocity, या फिर when it thrown with same velocity as on the earth of surface। ये बात लिख दो, अच्छा रहेगा। when it thrown same velocity
which is on the surface of earth, surface of earth। ये तो हो गया अपने पास। इसका बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन क्या होती है। तो अपना टॉपिक हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड को आप EG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, ये लिख दो, गुरुत्वीय क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, एक ही बात है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य द्रव्यमान पिंड प्रवेश करे तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव किया जाए तो इस क्षेत्र को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। एक बात तो हो गई है, तो हम लिख देंगे इसमें द एरिया in which another particle और बॉडी, एक ही बात है, entered then it experiences a force of attraction या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक ही बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दो, जिसको हम ग्रेविटेशनल भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। then this area is called gravitational फील्ड। ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का सूत्र। अगर आप इसमें ये और कह दो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, नेक्स्ट इसी में टॉपिक बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे 12th क्लास में, जैसे इंटर करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आ जाएगी। वहाँ पर किसकी बात आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो चार्ज के चारों ओर फोर्स होता है, फील्ड होता है, किसी यूनिट चार्ज या चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड, जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे 12th में, जैसे इंटर करेंगे तब, तो वो भी एक फील्ड होता है। ये ग्रेविटेशनल है, ये भी अपना एक फील्ड है। ये फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड, चाहे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र, चाहे विद्युत क्षेत्र, चाहे चुंबकीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में कोई सा ही क्षेत्र अपन पढ़ना चाहें तो उसका मतलब होता है कि वो एरिया है जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल आए उसी नेचर का, तो उस पर फोर्स लगे, चाहे हो सकता है वो अट्रैक्शन लगे, चाहे रिपल्सन लगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण में से कोई सा ही लग सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में हमेशा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में हम कह सकते हैं द
फोर्स एक्टिंग ऑन, जो कौन सा फोर्स, वो भी ग्रेविटेशनल, यहाँ लिखना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स acting on the unit mass of particle is called gravitational field intensity। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट मास पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान, और वहाँ हम 12th क्लास में इस बात को कैसे बोलने लग जाएंगे, एकांक आवेश पर यानी यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और ये एकांक द्रव्यमान है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। ये मास की बात करता है, क्योंकि दो मास पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर ये हिंदी में और लिख दो भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको और लिख दो हिंदी में। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गई हमारे पास बात। देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की, ऐसे कह दो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बात। इसका मान और देख लेते हैं चलते चलते। अब जिस टॉपिक शुरू ही कर दिया तो फिर इसका वैल्यू देख लेते हैं। लिखो, यदि m द्रव्यमान, स्मॉल m लिखना है, यदि स्मॉल m द्रव्यमान वाले पिंड पर, यदि स्मॉल m द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी द्वारा, हमने पृथ्वी की ही बात कर रहे हैं, जिसका मास कितना है, m, कैपिटल M, द्वारा लगने वाला बल F हो, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजों लिख दो भाई, इफ m mass of particle experiences F force by the earth, experiences F force by the earth, then the gravitational field intensity, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, GFI, क्या वैल्यू आ जाएगी, G फॉर ग्रेविटेशनल, Eg इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। आपको याद है ना, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
सही बात है ये भी। अगर हम ये कह दें कि पृथ्वी और मास के बीच स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर डिस्टेंस हो, जैसे ये देखो, जैसे पृथ्वी है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके सेंटर से आर दूरी पर कोई दूसरा मास पार्टिकल हो सकता है, चंद्रमा भी हो, ऐसी बात नहीं है, कोई भी पार्टिकल जो इसके अर्थ के फील्ड के संपर्क में आता हो, तो ये भी इसका मतलब क्या है, सरफेस से तो ये हाइट h हो गई ना, अंदर भी हो सकता है, डेप्थ में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो अंदर की साइड में फोर्स कितना लगता है वो मेजर करना पड़ेगा। तो देखो भाई, एफ का मान होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम मास पे पार्ट। देखो ये पृथ्वी का मास कैपिटल एम, ये स्मॉल एम मास जो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, जी एम एम बट्टा स्मॉल आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई किससे है भाई, स्मॉल एम से, जो मास किसका था, जो इस पार्टिकल का मास था, पिंड का द्रव्यमान था। एम से एम कैंसिल, सिंपल सा उत्तर आ गया जी एम बट्टा आर स्क्वायर। ये लो भाई साहब, हमारे पास उत्तर आ गया। इसको अलग अलग कंडीशन पे आप लगा सकते हो कि पृथ्वी की सतह पर कितना मान होगा, तो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा आर। सतह आते ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। बाहर कितना है, तो बाहर तो ये रहेगा आउट ऑफ द, तो ये कह देंगे नंबर 1, आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ द फील्ड इंटेंसिटी। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फील्ड कौन सा है, ग्रेविटेशनल, द फील्ड इंटेंसिटी, द फील्ड इंटेंसिटी, तो आउटसाइड ऑफ द सरफेस, दूसरा ऑन द सरफेस, तीसरा इनसाइड द सरफेस। देखो ये हमारी पृथ्वी है जिसका मास कैपिटल एम, सेंटर से इसकी रेडियस आर, इसकी सरफेस से बाहर मतलब यहाँ पर जो अभी हम ज्ञात ही कर रहे थे, वही टॉपिक मैंने वापस लिखा है अभी, दैट इज कॉल्ड आर, जो एच हाइट पर होता है इससे। तो आउटसाइड ऑफ द सरफेस, तो ई इज इक्वल टू अभी जो सूत्र लिख रखा था जी एम बटा आर स्क्वायर, ये ही सूत्र होगा, ठीक। ऑन द सरफेस, इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर, और इसमें तो कैपिटल स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से ज़्यादा थी, कैपिटल आर जो है वो तो रेडियस है, इससे भी ज़्यादा है स्मॉल आर, तो देखो। दूसरा ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस का मतलब पृथ्वी के पृष्ठ पर जैसे हम खड़े हैं अभी, हम पे कितना लग रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, तो दैट इज ई इज इक्वल टू जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब है इनसाइड द सरफेस, ये थोड़ी सी चीज़ अलग है, आपने एक चीज़ पहले से ज्ञात कर रखी है इसमें, तो इनसाइड द सरफेस ई इज इक्वल टू होगा जी एम डैश बट्टा आर स्क्वायर। देखो ये हमारी अर्थ है, चित्र बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी अर्थ है, टोटल रेडियस है इसकी कैपिटल आर है, लेकिन हम अगर अंदर किसी पॉइंट पर ज्ञात करना चाहिए, मान लो इस पी पॉइंट पे ज्ञात करना है, तो यहाँ की रेडियस तो आर हो गई ना, और अंदर का जो ये मास जो है इसका अर्थ का वो एम डैश है, कितना है एम डैश। तो बात याद रखनी है कि एम डैश का मान कैसे ज्ञात करें, तो वो तो होता है द्रव्यमान घनत्व, जिसको रो कहते हैं, इनटू इसका आयतन, अंदर वाले का आयतन, अंदर गोलाकार आकृति है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। अब कहते हो सर द्रव्यमान घनत्व कितना है, अरे भाई बच्चों हमने द्रव्यमान घनत्व का मान निकाल रखा है, ये मान होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। याद करो, वापस ऊपर लिख रहा हूँ इस बात को मैं, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है ये, जस्ट मान क्या होना चाहिए जी एम डैश बटा आर स्क्वायर, हमें तो एम डैश का मान चाहिए। तो कुल द्रव्यमान तो पृथ्वी का था कैपिटल एम था, टोटल मास तो कितना है कैपिटल एम, अंदर वाले इस पार्ट का मास कितना है गया एम डैश। एम डैश का सूत्र हम निकालना चाहें
तो वो तो आएगा द्रव्यमान घनत्व है, यानी मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे? मास डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है क्या है? तो पहले हम मास डेंसिटी देखते हैं कितनी। ऊपर वाला ये लिख लिया हो तो मिटा देता हूँ। आउटसाइड ऑफ द सरफेस का मतलब है पृथ्वी तल के बाहर। पहला पॉइंट जो मैंने लिख रखा था ना, वो था पृथ्वी तल के बाहर। ये 2 नंबर है पृथ्वी के पृष्ठ पर। 2 नंबर पॉइंट को बोलेंगे पृथ्वी के पृष्ठ पर। 3 नंबर बोलेंगे पृथ्वी के अंदर स्थित बिंदु पर। 3 नंबर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अंदर स्थित बिंदु पर। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम? क्षेत्र की तीव्रता। ई जी लिख दो या ई लिख दो, मैंने अब ई लिखना शुरू कर दिया, तो अब घबराना नहीं है। ई जी भी वही तीव्रता है, क्योंकि हम बात ही अभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कर रहे हैं, दूसरा कोई क्षेत्र ले ही नहीं रहे। देखो वापस समझो, इस चित्र को फिर बना रहा हूँ थोड़ा, ये बात लिख लेना। ये हमारी है पृथ्वी, जिसकी रेडियस होती है कैपिटल आर। हमें ज्ञात करना है, मान लो अंदर इस पी बिंदु पर ज्ञात करना है। तो पी बिंदु वाला जो भाग है, इसको वापस एक स्फीयर में मान सकते हैं कि इतनी रेडियस का, चाहे यहाँ ज्ञात करो, चाहे यहाँ ज्ञात करो, चाहे यहाँ पर, हर डायरेक्शन से आर डिस्टेंस ही रहती है इसकी। तो यानी कि इस पी की जितनी डेप्थ अंदर है उतनी, चाहे यहाँ पर देखेंगे तो भी उतनी रहेगी, यहाँ पर देखेंगे तो भी उतना ही अंदर रहेगा, इस बिंदु पर देखें तो भी। यानी कि पी का जो मान आएगा वो पूरे इस रेडियस वाले सर्कमफेरेंस पर जो मान आएगा वो बराबर रहेगा। तो अंदर वाले का इसका जो मास है, मैंने कह दिया एम डैश है। टोटल मास कितना था? एम। ये लाइन वापस लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। एम डैश इज इक्वल टू आ जाएगा मास डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वॉल्यूम। यही तो सूत्र होता है, याद करो। रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम बराबर क्या हो गया? समथिंग। मास डेंसिटी का सूत्र देखो, मास डेंसिटी का सूत्र ये होता है 3/4 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू कैपिटल एम। अरे भाई याद करो, मास तो कैपिटल एम पड़ा है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब 3 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई क्यूब तो नीचे रह गया ना। तो ये 3m/4 पाई आर की क्यूब, ये है घनत्व का मान, इंटू इसका वॉल्यूम, ये अंदर वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम ये तो आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब कैंसिल हो रहा है कुछ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो m स्मॉल आर क्यूब बट्टा कैपिटल आर क्यूब। दिस इज द एम डैश। इस एम डैश में मान रख दो बस। तब तीव्रता, किसकी तीव्रता भाई? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। देन इंटेंसिटी, अरे भाई इसको अंग्रेजी में फिर लिख दो, हिंदी में लिख दो भाई। पृथ्वी के अंदर स्थित बिंदु पर, बस r इज लेस देन r है उस कंडीशन में। देन इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जी, एम डैश का मान क्या? ये पड़ा m r क्यूब बट्टा कैपिटल आर क्यूब। ये नीचे स्क्वायर और चल रहा है, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, उत्तर आ गया GMM/r बट्टा कैपिटल आर क्यूब। बस वापस एक बार फिर एक साथ लिख दो इसको, GMM स्मॉल r बट्टा आर की क्यूब। इसका मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ रहे हो, r का मान कम हो रहा है। जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचे, तो सेंटर पे पहुँचते ही तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। r का मान 0 होने का मतलब केंद्र पर, तो केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, ये भी याद रखें। क्योंकि त्वरण का मान 0 है, और जब त्वरण 0 है गुरुत्वीय क्षेत्र केंद्र पर, तो बल का मान 0 हो गया। फोर्स भी तो है, F इक्वल टू mg होता है। जब g 0 है तो फोर्स 0 होने से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो गई। तो एट r इज इक्वल टू 0, यानी केंद्र पर एट सेंटर, बस एट सेंटर, तो E बिकम क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब इस सूत्र से हमें ये पता चल रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू R है।
कैसे भाई, पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। उतार दो डायग्राम, सब चित्र सब बना दो। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें, देखो ग्राफ और देख लो इसका कैसा आएगा। अगर आप आर के साथ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करो, आर के साथ अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करो, तो आर के मान बढ़ने से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, स्ट्राइट आएगी। अब कह दो सर ये नेगेटिव में क्यों रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ग्राफ को, ऊपर भी तो इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अरे बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लेकिन यहाँ आकर्षण बल के कारण ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आकर्षण बल के कारण जो हमारा कार्य का मान आएगा या ऊर्जा का जो मान आएगा या फिर एकांक बल का जो मान है, तो आकर्षण बल को हम लोग हमेशा नेगेटिव मान के ही चलते हैं, प्रतिकर्षण को हम हमेशा पॉजिटिव। आकर्षण का मतलब देखो, ये वस्तु यहाँ 0 पर पड़ी है, ये वस्तु अगर इसको धक्का दे तो ये प्लस दिशा में जाएगा, अगर इस वस्तु को अपनी तरफ खींचे तो ये किस दिशा में आएगा, माइनस दिशा में। अपनी तरफ आना मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट में कमी आ रही है, अपने से दूर जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए इंटेंसिटी को मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स के कारण इंड्यूस होती है, रिपल्सन फोर्स इसमें नहीं लगता। अगर हम चार्ज वाली बात करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तब उसमें रिपल्सन फोर्स भी लगता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, या नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का, वो उसके नॉर्थ पोल को, उत्तरी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर फेंकते हैं उसको, तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो जाती है। तो आर के मान के साथ ये बढ़ता है और एक फिक्स वैल्यू पर जैसे ही पहुंचता है वहाँ ई का मान जो है Gm/r² हो जाता है केंद्र के अंदर, यानी r इज लेस देन कैपिटल R। ये तो है r इज इक्वल टू r वाली कंडीशन यहाँ तो, और इससे कम क्या है, r इज लेस देन r। केंद्र पर आते ये मान 0 हो जाता है। तो यहाँ जैसे जैसे केंद्र से पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तब तक इसका मान बढ़ता जाता है। तो E प्रोपोर्शनल टू रहता है R, E प्रोपोर्शनल टू R, ये भी लिख दो। और जैसे ही R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होता है तो ये घटना लग जाता है, ऐसे R इज ग्रेटर देन R होता है तो ये घटता है। इसका मतलब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² रहता है। ये पृष्ठ के बाहर है, ये पृष्ठ के ऊपर मान है जो कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है भाई, नियत मान है ये। नियत कैसे है भाई, पृथ्वी की त्रिज्या फिक्स होती है, जी का मान कांस्टेंट फिक्स है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, तो पूरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही पृष्ठ पर नियत रहता है। पृष्ठ जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसका मान आर पर डिपेंड करता है, आर 0 हो गया तो तीव्रता का मान भी 0। ये सूत्र बन गया हमारे पास। चलो बढ़िया बात है। और सुनो कुछ, आगे देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो आगे का अपना टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब है किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। द वर्क डन टू bringing a body from infinity to a point that is in gravitational
फील्ड। एक लाइन और लिखें इसमें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। वह इसका अनंत पर मान शून्य होता है। दो बातें ये जरूरी है लिखनी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is always become negative and its value on the infinity is zero। दो बात तो ये। अब हम कुछ कंसिडरेशन इसकी लेके चलते हैं और मान निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, अब अपन ये मानते हैं कि माना कैपिटल M व R द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी की है, ठीक, तथा कोई m स्मॉल m, ठीक है, ये कैपिटल M बच्चों, कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाना है। याद रखें, माना M, कैपिटल M व R द्रव्यमान तथा त्रिज्या। कैपिटल M तो क्या है? मास। R क्या है? रेडियस। अर्थ की मान लेते हैं। कोई M द्रव्यमान का पिंड अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित बिंदु P तक लाया जाता है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, माना M द्रव्यमान का पिंड अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में लाया जाता है जहां पृथ्वी की त्रिज्या R व द्रव्यमान M है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये रटने वाली कुछ बातें नहीं है, एक बात याद रखें। परंतु यह पिंड जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र, अनंत का मतलब ध्यान रखें, यहाँ अनंत के कोष्टक में आप लिख दो, छोटा सा एक नाम लिख दो, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है? 0 है। ये लाइन लिख देना। जैसे ही गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसका मतलब बिंदु A पर, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है। जिसके विरुद्ध कार्य किया जाता है। एक बात तो ये, तो हम ये लिख सकते हैं, लेट
let capital M is the mass and R is the radius of earth, and a small m mass of body bringing from the infinity to a point that is in gravitational field। एक बात तो ये हो गई। एक लाइन और लिख दो, एज इट इज कम्स ऑन द या कम्स इन द एट इज कम्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, जी फील्ड लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, शॉर्ट में लिख दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड, then it experiences the gravitational force, शॉर्ट में लिख दिया G force, gravitational force, the work done against this G force, G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर कहते हैं नीचे वाला नहीं, दिस वर्क इज स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन जरूर लिखें क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी तो यही थी। यह किया गया कार्य, यही लिख दो चाहे इसी में, यह किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक बात जो हमें निकालना ही है, इसका मतलब हम अगर वर्क का मान निकाल लें तो पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाला जा सकता है। देखते हैं किस प्रकार इसका मान निकालें, डायग्राम बनाते हैं, हम अच्छे समझते हैं। तो देखते हैं अपन किस प्रकार अर्थ की बात थी और क्या थी। हम ये मान के चल रहे थे कि हमारे पास ये अर्थ है जिसका मास जो है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं ताकि अच्छा लगे। ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ की रेडियस हमने मान ली है कैपिटल R, अर्थ का मास जो है कैपिटल M मान लिया। हम किसी एक पॉइंट को इस P पॉइंट तक लेके आना चाह रहे हैं, किसी एक द्रव्यमान पिंड को इस P बिंदु तक लेके आना चाह रहे हैं, P बिंदु तक लेके आना चाह रहे हैं। तो देखो भाई, ये P बिंदु यहाँ जैसे ही पहुँचेगा, इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी का मान निकल जाएगा। लेकिन हम इन्फिनिटी से अगर पार्टिकल लेके आए, इन्फिनिटी का मतलब जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मान है वो 0 है, ये पार्टिकल जैसे ही A पॉइंट पे पहुँचता है, इस A पॉइंट पे पहुँचता है M मास का पार्टिकल, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। कौन सा फोर्स लगना शुरू हो जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। डायग्राम मेरा अच्छा नहीं पड़ रहा थोड़ा। ए पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है, हमें लेके आना है इस पी बिंदु तक इसको। ए पॉइंट पर पहुंचता है तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। जब हम इस पार्टिकल को बाहर से लेके आए
हम का मतलब हमारे इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस हवा में उड़ सके। कोई भी दूसरा पार्टिकल दूसरे ग्रह का, दूसरे प्लेनेट का कोई टुकड़ा टूट के अपने अर्थ के संपर्क में आ जाए, तो जब तक वो अर्थ के संपर्क में नहीं है तब तो फ्री गति कर रहा था। जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। ऐसे कई उल्का पिंड आके गिरते हैं ना अर्थ पर, जैसे महाराष्ट्र के पास में एक वो झील है, वहाँ आके पहले से कोई एक पार्टिकल गिरा था बहुत साल पहले। तो ऐसे ही ये उल्का पार्टिकल जो उल्का पिंड्स होते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मानते हैं कि कोई पार्टिकल जिसका मास जो था वो स्मॉल m था, और जहाँ से हम लेके आ रहे हैं या जो ये पार्टिकल आ रहा है खुद ही, इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मान है ना वो 0 है। यहाँ A पर पहुँचते इस पर फोर्स लगना शुरू होता है। तो मान लेते हैं इस A की जो कहाँ से डिस्टेंस, इसके सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो x है मान लेते हैं, और A से जैसे B तक आता है तो ये भी मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ले लेता है dx। ये डायग्राम अच्छे से बना लो। दूसरी बात, इस बिंदु P की जो डिस्टेंस है ना वो r है। तो कहने का मतलब इसकी जो लिमिट है ना वर्क करने की वो है इन्फिनिटी से r तक। हम इस P बिंदु तक ही इसको लेके आ रहे हैं। अब मैंने जो अभी बात लिखाई कि जैसे ही ये बिंदु A पर पहुंचता है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। हम ये एक लाइन और लिख देते हैं, माना बिंदु A की स्थिति x है, तब A से बिंदु B कह दो या B तक द्रव्यमान पिंड को विस्थापित होने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य dW बराबर बल इंटू विस्थापन। चूंकि बिंदु A पर गुरुत्वाकर्षण बल F जो लगेगा वो लगेगा द्रव्यमान किसका भाई, पृथ्वी का, दूसरा द्रव्यमान किसका, पिंड का, बट्टा x²। सूत्र क्या होता है, Gmm बट्टा r²। r की जगह यहाँ से दूरी कितनी मान ली हमने, x। इस पार्टिकल का मास कितना मान लिया, स्मॉल m। पृथ्वी का कितना मान लिया, कैपिटल M। ये तो फोर्स का मान आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए वर्क का मान। तब dW बराबर क्या हो जाएगा, Gmm बट्टा x² डॉट dx। ये तो वर्क हो गया भाई साहब A से B तक आने में। अब कह देंगे अतः अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य या कुल कार्य, या एक लाइन लगा दो, कुल कार्य। अंग्रेजों भाई तुम भी छाप दो इसमें, लेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट A is x, then the work done to bringing mass m from point A to B, तो that is dW is equal to f dx। हम कहते हैं since the gravitational force acting on
पॉइंट ए इज, ये सूत्र लग जाएगा भाई एफ जी एम एम बट्टा एक्स स्क्वायर। देन वर्क तब कार्य डी डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा। फिर कह देंगे हेंस टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग मास फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक भाई, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी कह दो भाई साहब, या आर डिस्टेंस, एक ही बात है। पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर। अब सिंपल सा टॉपिक बचा है अपने पास। तो हमारे पास क्या आएगा, W बराबर इंटीग्रेशन आ जाएगा इन्फिनिटी से आर तक डी डब्ल्यू, दैट इज बिकम W का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, फोर्स जिसका मान है जी एम एम बट्टा एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ये लो, ये छाप दो भाई साहब। अब आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, और कुछ भी नहीं करना। देखो भाई इंटीग्रेशन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन चेक इट। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका। यही इंटीग्रेशन ही तो हमें क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी। साथ में लिख देंगे नाउ पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, बच्चों देखो W, U इज इक्वल टू W। जो U का मान आएगा वही W का मान, ठीक है। और ये नेगेटिव आ जाएगा, देखते जाते हैं क्या कैसे नेगेटिव आएगा, चेक इट। देखो W का मान GMM, ये तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट चीज़ जो है ये तो बाहर आ जाएगी। तो बच गया क्या, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R तक 1/x स्क्वायर dx। ये इतनी गाथा अगर लिखनी चाहो थ्योरी वाली तो अच्छी बात है, वरना सिंपल डेरिवेशन भी आप इसका कर सकते हो। सीधा सीधा मान, छोटी छोटी बातें मानते हुए कि A पर आते ही फोर्स इतना लगेगा, A से B तक आते ही डिस्प्लेसमेंट dx हो गया, तो वर्क dw बराबर GMM बटा एक्स स्क्वायर dx डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर कह दो टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इन्फिनिटी से R तक। ये बातें मैंने तुम्हें समझाने के लिए बीच में एक्स्ट्रा और डाल दी है कि कितना वर्क किया जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ हो रही है, ये पता रहना चाहिए भाई। हम लेके कहाँ से आए, इन्फिनिटी से कहाँ तक पहुँचेंगे, P बिंदु तक। इसका मतलब P इस R से तो इस O पॉइंट से तो R डिस्टेंस तक ही है। पहले O से इन्फिनिटी था, R तक पहुँचे तो लिमिट तो यही हो गई। तो U इज इक्वल टू लिखना शुरू कर दो। अब तो हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। देखो भाई साहब, एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, वरना तो स्टेप सीधा लिख सकते हो -1/x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। परंतु प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक स्टेप में एक्स्ट्रा और लिख देता हूँ। 1/x स्क्वायर था तो x स्क्वायर ऊपर ले जाते ही नेगेटिव साइन के साथ स्क्वायर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब नियमावली तो जानते हो इंटीग्रेशन में क्या होती है, पावर में एक जोड़ दो और डिवाइड कर दो पावर में एक जोड़ के। तो ये तो आ गया GMM, ये इसका इंटीग्रेशन जैसे ही होगा वैसे हो गया -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 इन्फिनिटी से R तक। ठीक है, और समझे, -2 + 1 का मान कितना हो गया, GMM, ये मान हो गया -1 बट्टा -1 इन्फिनिटी से R तक। ये भी सही बात है बच्चों। हालांकि ये 2-3 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि वापस थोड़ा इंटीग्रेशन ताज़ा हो जाए। आप डायरेक्ट इसका लिख सकते हो, इसका समाकलन -1 बट्टा x। परंतु बातें भूल गए तुम लोग, इंटीग्रेशन वाला पूरा का पूरा वीडियो आप लोग भूल गए। कोई बात नहीं, हम इसका वापस सॉल्यूशन निकाल लेते हैं।
इसका तो एक स्टेप अब एक्स्ट्रा लिख दूं मैं, GMM माइनस साइन तो ऊपर प्लस माइनस ऊपर करते ही -1/x आ गया। ये तो इसकी पावर को प्लस में बदलने के नीचे ले जाओ, माइनस का ऊपर नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करो तो नीचे प्लस बन गया, ऊपर माइनस वापस बन गया, अनंत से r तक। और एक स्टेप लिख दो बच्चों, हालांकि इतने स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी आपकी इच्छा हो ही गई तो हम लिख देते हैं। माइनस साइन को बाहर निकाल दो तो 1/, एक बार अपर लिमिट रखनी होती है x की जगह, तो 1/r, इस माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया है पहले से ही। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो -1/∞। ठीक, अगर नहीं निकालते माइनस चिन्ह तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाता, बात उतनी रहती। 1/∞ आपको पता है शून्य हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या बच गया हमारे पास? फाइनल आंसर हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ की लिखो भाई, U = -GMM/r। ये लो ऐसा उत्तर हो गया। तो अब याद रखो मेन सूत्र तो इसका यही होता है, GMM/r। अब कई कहते हैं सर नहीं सर mgh भी तो होता है। अरे होता है भाई, होता है, mgh भी होता है। अब उसको निकालेंगे, mgh को कैसे आएगा देखो, mgh का मान भी अभी हम निकालने वाले हैं बच्चों, देखते हैं कैसे निकालते हैं। वास्तविक सूत्र तो ये होता है उसका, वो एक प्रारूपित रूप है। h का मान जब कम रहता है ना, जैसे हमारी घर की छत पर, टावर की हाइट पर, या किसी 100-200 किलोमीटर हाइट तक, यहाँ तक उसकी वैल्यू mgh के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं। पर वास्तविक एनर्जी तो यही होती है। देखो कैसे भाई, हम कह देंगे सिंस r का मान तो कैपिटल R + h होता है प्यारे विद्यार्थियों। अभी तो हमने डायग्राम बना के देखा है इस बात को कि ये पृथ्वी की रेडियस कैपिटल R, इससे ऊपर जो P पॉइंट है इसकी सेपरेशन यहाँ तक थी R। तो हम ये भी तो कह सकते हैं इस डायग्राम में कि भाई सरफेस है तो P पॉइंट की हाइट h है, तो कैपिटल R + h किसके बराबर हो गया? स्मॉल r के। समझ में आया? ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ऐसी बात। तो U = -GMM/r + h। बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो क्या करें देखो, देखते हैं अभी। दो तीन कंडीशंस आएगी। नंबर 1, स्थिति फर्स्ट, स्थिति प्रथम, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दैट इज U1। h का मान तल पर क्या होता है? h = 0 होता है, ये लगा दो, और चाहिए r का मान कैपिटल R के बराबर रख दो, इस r का मान कैपिटल R के बराबर रख दो, या h = 0 कर दो, बात बराबर ये। तो ये आ जाता है GMM/R। तो पृथ्वी तल पर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान GMM/R आएगा। और देखें बच्चों दूसरी कंडीशंस, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर इसका मान देखो, तो h ऊंचाई पर देखो इसका मान, तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अंग्रेजों लिख दो भाई, इसको पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय स्थिति at the surface of earth
एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी h इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा u1। अब कह देंगे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, तो कह देंगे एट h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। h हाइट पर इसका मान कितना आएगा, तो देखो u2 कह देंगे इसको, u2 का मान कितना आ जाएगा, ये इस स्मॉल r की जगह ये r प्लस h आ जाएगा। देखो माइनस GMM बट्टा r प्लस h। अब कह देंगे h हाइट पर जाने पर गुरुत्वीय स्थिति में ऊर्जा का परिवर्तन। देखो भाई गुरुत्वीय स्थिति में ऊर्जा का परिवर्तन, मान लो मैं एक पानी की बाल्टी को धरातल से उठा के और छत पे ले जाता हूँ, तो धरातल पर उसकी गुरुत्वीय स्थिति कितनी थी, GMM बटा r। छत पे ले जाता हूँ तो h हाइट पर ले गया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जानी चाहिए, r प्लस h, ठीक। तो अब चेंज कितना आ गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम देखते हैं अभी कितना आएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है भाई। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर आप पानी रखोगे और नीचे नल वापस खोलोगे तो उतनी ही स्पीड से आएगा, कारण कि उसकी जितनी हाइट पे ले जाओगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। टावर पे ले जाके आप किसी पत्थर को नीचे गिराओ तो बहुत स्पीड से आके नीचे गिरेगा, वही आप छत से गिराओ जो अपने नॉर्मल घरों की होती है तो उससे कम स्पीड से आके गिरेगा। इसका मतलब उस पत्थर की हमने जब डिस्प्लेसमेंट दिया था उस पत्थर को हाइट तक ले जाने में, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज आ गया था, वो चेंज वापस काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी। तो देखो भाई साहब परिवर्तन, तो कह देंगे h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट h हाइट डेल्टा u से रिप्रेजेंट करो, दैट इज बिकम u2 माइनस u1। अरे भाई मैं लिखने को तो यही लिख सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा मान ये होता है, चलो इसको ऐसे कर दो u1 माइनस u2 करो, तो u1 का मान नेगेटिव था GMM बट्टा r था, माइनस माइनस हो गए प्लस, u2 का मान क्या आ जाएगा GMM बट्टा r प्लस h। तो अब ये प्लस का इसको इधर ले आओ ना, GMM बट्टा r प्लस h माइनस GMM बट्टा r, दैट इज बिकम डेल्टा u। ये डेल्टा u था। लिख दो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, GMM बट्टा r प्लस h माइनस GMM बट्टा r। जो चीज़ कॉमन निकल रही है कॉमन निकालो उसको, कुछ भी कॉमन निकले उसको कॉमन निकालो भाई साहब। चलो देखते हैं क्या आएगा। तो इसका मान जो आ गया अपने पास डेल्टा u बराबर GMM कॉमन निकल गया 1/r प्लस h माइनस 1/r। देख लो भाई क्या आने वाला है। तो डेल्टा u G कैपिटल M स्मॉल m, एलसीएम तो आ गया r इंटू r प्लस h, तो r प्लस h का इसमें भाग दो तो r टाइम गया तो r, माइनस r का भाग दिया तो चला गया r प्लस h। तो फाइनल आंसर बच्चों आ गया GMM, कैंसिल हो रहा है तो h बचेगा वही माइनस का बट्टा r इंटू r प्लस h, दैट इज बिकम डेल्टा u। और देखो इसमें से r को कॉमन निकालो बाहर, तो GMH होल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर 1 प्लस h अपॉन r।
ये भी सही बात है बच्चों। GMM बट्टा आर स्क्वायर आपको पता होगा, स्मॉल g का मान होता है। GMM बट्टा आर स्क्वायर किसका मान होता है? GMM कैपिटल M लेना है, ये तो g का मान होता है, तो ये आ जाएगा माइनस mgh बट्टा 1 प्लस h अपॉन आर, दैट इज बिकम डेल्टा u। ये है वास्तविक सूत्र तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। आगे कोष्टक में लिख देना भाई साहब कि GM बट्टा आर स्क्वायर जो होता है ना, वो तो g का मान होता है, GM बट्टा आर स्क्वायर। तो अभी तो रिलेशन डिटरमाइन करके हैं हम पिछले वीडियो में ही। और देखो क्या क्या मान आना चाहिए। चेक इट, ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं, बोर्ड स्पेस मिल जाए अपने को। एक कंडीशन देखो, ये वास्तविक सूत्र यही है कितनी अधिकतम हाइट के लिए, इफ h इज लेस देन r हो। जैसे हमारे घर की छत, तो घर की छत हाईएस्ट 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, और बड़ी बिल्डिंगें हो तो 100 मीटर हो सकती है भाई। अमेरिका, चाइना, अपने मुंबई शहर, दिल्ली शहर में जो बड़े बड़े तल्ले बनते हैं, तो उनकी हाइट भी r के रेस्पेक्ट में तो कम है, क्योंकि r तो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में 1 प्लस h अपॉन आर का जो मान है प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 1 के बराबर हो जाता है। अतः हम जो सूत्र लेके चलते हैं डेल्टा u का मान, वो तो mgh के बराबर ही आता है। किसके बराबर आता है? mgh के बराबर ही आता है। अब कह दो सर ये माइनस चिन्ह, अरे भाई ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लो बस उत्तर आ गया हमारे पास। नेगेटिव साइन तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन है कितनी, वो तो mgh है h हाइट पर। और h को कंपेरेटिवली 0 नहीं करें या इसके टेंस टू नगण्य नहीं माने तो इक्वेशन स्टार काम आएगी, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला टॉपिक अपना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। अगला अपना जो टॉपिक है वो है गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी एक छोटी सी बात समझनी है। मैंने इस डेफिनेशन में यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में ये कहा कि किसी पिंड को, यानी जिसका द्रव्यमान m है, उसको अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो कह दो सर विभव, विभव के लिए द्रव्यमान एकांक होना चाहिए, तो गुरुत्वीय विभव नेक्स्ट टॉपिक हो गया। गुरुत्वीय विभव, लो भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह देंगे एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को अनंत से क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। गुरुत्वीय विभव कहलाता है। The work done to bringing a unit mass of body या पार्टिकल, एक ही बात है, पार्टिकल, यूनिट मास ऑफ बॉडी और पार्टिकल, फ्रॉम infinity to a point that is in gravitational field
शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दैट इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी एकांक द्रव्यमान। उसमें मास को हमने यूनिट नहीं माना था, इसमें हम लोगों ने मास को अब यूनिट मान लिया है। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा कह सकते हैं, हम जानते हैं स्थितिज ये किया गया कार्य, यानी वर्क डन U इज इक्वल टू W था, जिसका मान -Gmm/r था। इफ स्मॉल m मास इज ब्रिंगिंग, ये आगे बात लिख देना, इसके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट कर दो भाई साहब, जो होता है W/m, यानी यूनिट मास को लाने में किया गया वर्क। m का मान, W का मान क्या था, Gmm/r, तो होल डिवाइडेड बाई m, दिस इज मल्टीप्लाई बाई, तो Gm/r क्या वैल्यू आ गई, Gm/r इसका मान आ गया। वो भी क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। ज़्यादा गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, वापस मैं इसका इंटीग्रेशन करता, वही कंसीडरेशन मानता कि m मास है, वो इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक आ रहा है, फिर उसके लिए वर्क निकालता, वर्क में फिर m का भाग देता, तो पहले ही दे देंगे, पीछे वाला डेरिवेशन हमारे पास है Gmm/r, और इस m में मैंने स्मॉल m का भाग देते, कैंसिल हो गया m से m, तो Gm/r, दिस इज द पोटेंशियल, लिख दो। अतः r दूरी पर विभव का मान, कौन सी दूरी r है, स्मॉल r दूरी पर विभव का मान, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा -Gm/r। एट द सरफेस कह दो भाई साहब। ठीक है, सरफेस पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो इस वीडियो का आगे का पार्ट अपने अगले वीडियो में करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें इसका कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, कुछ कंडीशंस बची हुई है विभव की, पोटेंशियल की, कि पृथ्वी के सतह पे कितना होगा, पृथ्वी से h हाइट पर कितना होगा, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा, और पृथ्वी के अंदर इसका मान कितना होगा किसी पॉइंट पर। ये सब बातें अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।